नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स है, उसके वैज्ञानिक परिदृश्य में आज हम अध्ययन करेंगे शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों का। चलिए शुरू करते हैं। शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ। खसरा यानी कि मीजल्स और रूबेला जर्मन खसरा दोनों संक्रामक वायरल बीमारियां हैं जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती हैं। खसरा मोरबिली वायरस आरएनए वायरस के कारण होता है और अत्यधिक संक्रामक होने के साथ बुखार, खांसी व शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे निमोनिया, मस्तिष्क संक्रमण आदि जटिलताएं विकसित होकर मृत्यु तक हो सकती है। रूबेला वायरस से होने वाला रूबेला आमतौर पर हल्के लक्षण देता है, पर गर्भावस्था के दौरान इसका संक्रमण भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक है। इससे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम CRS हो सकता है, जिसमें शिशु को बहरापन, हृदय विकार एवं अन्य जन्म दोष झेलने पड़ सकते हैं। दोनों रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी टीका उपलब्ध है, MR वैक्सीन। भारत ने खसरा रूबेला को वर्ष 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खसरा रूबेला को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है भारत का? 2026 तक। इस हेतु राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की शुरुआत 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2025 के पहले दिन नई दिल्ली में की गई। पिछले कुछ वर्षों में खसरा रूबेला उन्मूलन की दिशा में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024-25 के HMIS आंकड़ों के अनुसार पहली खुराक का कवरेज लगभग 93.7% और दूसरी खुराक का कवरेज लगभग 92.2% तक पहुंच चुका है। जनवरी से मार्च 2025 के बीच देश के 332 जिलों में खसरा का एक भी नया मामला सामने नहीं आया और 487 जिलों में रूबेला का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। मार्च 2024 में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। यह आयोजित समारोह में मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। धरणी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटा सेट। 10 दिसंबर 2024 को IIT मद्रास ने मानव भ्रूण के मस्तिष्क ह्यूमन फेटल ब्रेन की अत्यधिक विस्तृत 3D छवियां 3D इमेजेस जारी की हैं। इस प्रकार IIT मद्रास भ्रूण के मस्तिष्क की सर्वाधिक विस्तृत और उच्च विभेदन क्षमता वाली 3D छवियां जारी करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है। विश्व स्तर पर पहली बार 5132 मस्तिष्क खंडों को डिजिटल रूप से कैप्चर यानी कि कैप्चर डिजिटली किया गया है। इसके लिए सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केंद्र द्वारा विकसित अत्याधुनिक ब्रेन मैपिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। मानव भ्रूण के मस्तिष्क की उच्च विभेदन क्षमता वाली 3D छवियों के इस संग्रह को धरणी नाम दिया गया है। यह पहला अवसर है जब भारत के शोधकर्ताओं द्वारा इतना उन्नत मानव तंत्रिका विज्ञान यानी कि ह्यूमन न्यूरोसाइंस संबंधी डाटा तैयार किया गया है। इसे एक वैश्विक संसाधन के रूप में मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में धरणी मानव भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से सुलभ डिजिटल डाटा सेट बन गया है। धरणी नामक इस डिजिटल डाटा सेट को IIT मद्रास के एक बहुविषयक दल द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रोमानिया और दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ता शामिल थे। नेफिथ्रोमाइसिन प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक। 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के उपचार के लिए विकसित भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इस एंटीबायोटिक को नेफिथ्रोमाइसिन नाम दिया गया है। इस एंटीबायोटिक को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के सहयोग से विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि BIRAC भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेफिथ्रोमाइसिन को फार्मा कंपनी वॉकहार्ट द्वारा मिकनाफ ब्रांड नाम से बाजार में पेश किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, जिसे रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस एंटीबायोटिक के विकास के फलस्वरूप सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया CABP का उपचार संभव हो सकेगा।
उल्लेखनीय है कि CABP यानी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया एक गंभीर रोग है जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग बच्चों एवं बुजुर्गों के साथ साथ मधुमेह, कैंसर इत्यादि से पीड़ित कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगियों को प्रभावित करता है। यह नया एंटीबायोटिक वर्तमान में उपलब्ध विकल्पों की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी है। साथ ही यह रोगियों को एक सुरक्षित, तेज और सहनीय टॉलरेबल समाधान प्रदान करता है। नेफिथ्रोमाइसिन का विकास एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर अपने वर्ग में पिछले 30 वर्षों में विकसित पहला नया एंटीबायोटिक है। नेफिथ्रोमाइसिन का विकास 14 वर्षों के समर्पित अनुसंधान और लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश का परिणाम है। इस एंटीबायोटिक के नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल्स अमेरिका, यूरोप और भारत में किए गए हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR रोगाणुरोधियों एंटीमाइक्रोबियल्स में एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स और एंटीपैरासिटिक्स आदि शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मनुष्यों, पशुओं और पौधों में संक्रामक रोगों यानी इन्फेक्शियस डिजीज की रोकथाम और उनके उपचार करने के लिए किया जाता है। AMR ऐसी स्थिति है जब जीवाणु, विषाणु, कवक एवं परजीवी रोगाणुरोधी औषधियों से प्रभावित नहीं होते। दवा प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमणों का इलाज करना मुश्किल या असंभव हो जाता है। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 29 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। यह रिपोर्ट 193 देशों एवं क्षेत्रों, वैश्विक जनसंख्या के 99% से अधिक के टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2023 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित नए लोगों की संख्या 8.2 मिलियन दर्ज की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1995 से प्रारंभ यह वैश्विक टीबी निगरानी के बाद से टीबी से पीड़ित लोगों की यह उच्चतम संख्या है। इस प्रकार वर्ष 2023 में कोविड-19 बीमारी को पीछे छोड़कर विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी सबसे प्रमुख कारण बन गया है। वर्ष 2023 में टीबी के कारण अनुमानित 1.25 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। वैश्विक टीबी बोझ ग्लोबल टीबी बर्डन के 56% हिस्से के लिए 5 देश यथा भारत में 26%, इंडोनेशिया 10%, चीन 6.8%, फिलीपींस 6.8%, पाकिस्तान 6.3% उत्तरदायी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बोझ है टीबी का ग्लोबल बर्डन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए भारत में है 26%। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 में तपेदिक उन्मूलन की दिशा में भारत के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। भारत में वर्ष 2015 से वर्ष 2023 के मध्य टीबी के मामलों में 17.7% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। भारत में टीबी के मामलों में कमी यह दर वैश्विक औसत गिरावट 8.3% के दोगुने से भी अधिक है। यह उपलब्धि भारत के राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के प्रभाव को रेखांकित करती है। ध्यातव्य है कि 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया है और लेकिन अभियान में जो नाम है वो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से भी 5 वर्ष कम है। ठीक है। तो भारत का जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2025 तक और विश्व का जो है वो 2030 तक। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। ठीक है। तो पहल का नाम क्या है? निक्षय। निक्षय का अभिप्राय टीबी को समाप्त करने से है। नी और एंड, क्षय का मतलब होता है खत्म करना। भारत ट्रैकोमा मुक्त। वर्ष 2024 में भारत द्वारा एक जन स्वास्थ्य समस्या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया गया है। यह घोषणा 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत से पूर्व नेपाल एवं म्यांमार द्वारा ट्रैकोमा का उन्मूलन किया जा चुका है। अभी तक वैश्विक स्तर पर भारत सहित 21 देश यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रैकोमा वर्ष 1950 से 60 के दौरान देश में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। ट्रैकोमा
ट्रैकोमा को आंखों में रोहे की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है कि ट्रैकोमा एक नेत्र रोग है और यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम एक अंतःकोशिकीय जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। यह संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों की आंखों एवं नाक के स्राव यानी कि डिस्चार्ज के सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलता है। बचपन में बार बार संक्रमण होने से ऊपरी पलकों यानी कि जो आई लैशेज हैं उसके अंदरूनी हिस्से पर घाव हो जाते हैं, जिससे पलकों का किनारा अंदर की ओर मुड़कर नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल को छूने लगता है। यह एक पीड़ादायक स्थिति होती है और इससे कॉर्निया स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस स्थिति को ट्रैकोमैटस ट्राइकियासिस के रूप में जाना जाता है और इलाज ना होने पर इससे आंखों की रोशनी में कमी और अंधापन भी हो सकता है। WHO ने ट्रैकोमा को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में वर्गीकृत किया है। ट्रैकोमा उन्मूलन WHO के प्रयास। विश्व भर में ट्रैकोमा के उन्मूलन हेतु WHO ने वर्ष 1993 में सेफ रणनीति यानी कि सेफ स्ट्रेटेजी को अपनाया था। सेफ शब्द यानी कि सर्जिकल उपचार, एंटीबायोटिक्स वितरण, चेहरे की सफाई यानी कि फेशियल क्लीनलीनेस F से, और पर्यावरणीय सुधारों एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स को इंगित करता है। सेफ का ये फुल फॉर्म है सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फेशियल क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। उपयुक्त सभी तत्व ट्रैकोमा से निपटने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 1996 में WHO ने वर्ष 2020 तक ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन के लिए WHO गठबंधन को लॉन्च किया था। यह गठबंधन एक साझेदारी है जो सदस्य देशों द्वारा सेफ रणनीति के कार्यान्वयन का समर्थन करती है। ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन की नई समय सीमा वर्ष 2030 निर्धारित है। ठीक है, पहले 2020 थी, अब 2030 है। ट्रैकोमा उन्मूलन भारत के प्रयास। वर्ष 1963 में भारत सरकार ने WHO और यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया था। राष्ट्रीय नेत्रहीनता और दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम NPCBVI नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट को वर्ष 1976 में एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। वर्ष 1976 में देश में ट्रैकोमा नियंत्रण प्रयासों को व्यापक NPCBVI ढांचे के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। वर्ष 2005 में ट्रैकोमा देश में नेत्रहीनता के लगभग 4% मामलों के लिए उत्तरदायी था। वर्ष 2018 तक देश में ट्रैकोमा के मामले घटकर 0.008% रह गए। MVABN एमपॉक्स का पहला टीका। 13 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके यानी कि वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की। यह अफ्रीका एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में एमपॉक्स से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमपॉक्स के इस टीके का नाम है MVABN। यह एमपॉक्स का पहला ऐसा टीका है जिसे WHO की पूर्व योग्यता सूची यानी कि प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि MVABN का निर्माण डेनमार्क स्थित बवेरियन नॉर्डिक AS नामक कंपनी द्वारा किया गया है। MVABN यानी कि मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बेवेरियन नॉर्डिक एमपॉक्स का पहला ऐसा गैर प्रतिकृति नॉन रेप्लिकेटिंग टीका है जिसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपीय संघ और UK में मंजूरी प्रदान की गई है। मूलतः इस टीके को अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक के टीके यानी कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के रूप में विकसित किया गया था। MVABN टीके की 2 खुराकें 2 डोजेज 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दी जा सकती हैं। इस टीके की दोनों खुराकें 4 सप्ताह के अंतराल पर ही लगाई जा सकती हैं। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि संक्रमण से पूर्व दी गई इस टीके की एकल खुराक यानी कि सिंगल डोज एमपॉक्स से लोगों की रक्षा करने में अनुमानित रूप से 76% प्रभावी साबित होती है, जबकि 2 खुराकें दिए जाने के बाद इस टीके की अनुमानित प्रभावशीलता 82% है। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त 2024 को WHO के महानिदेशक द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया गया था। इसके पूर्व वर्ष 2022 में WHO ने एमपॉक्स के वैश्विक प्रकोप को PHEIC घोषित किया था। एमपॉक्स रोग मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है।
यह एक जूनोटिक रोग है, अर्थात ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है। हालांकि यह रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स विषाणु पॉक्स विरिडे परिवार में ऑर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान वर्ष 1958 में शोध के उद्देश्य से एक साथ रखे गए बंदरों की आबादी में हुई थी, इसलिए इस रोग को मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। कोपेनहेगन डेनमार्क स्थित स्टेटेंस सीरम इंस्टीट्यूट में बंदरों पर हुए शोध में इस रोग की सर्वप्रथम पहचान हुई थी। मनुष्यों में एम पॉक्स का पहला मामला वर्ष 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स रोग का नाम बदलकर एम पॉक्स करने की घोषणा की थी। हिलकॉल हैजा का नया टीका। 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा यानी कि कॉलेरा के एक नए टीके को लॉन्च करने की घोषणा की। इस टीके को हिलकॉल नाम दिया गया है। यह एक नया एकल स्ट्रेन यानी कि सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा टीका ओरल कोलेरा वैक्सीन OCV है। इस टीके का विकास हिलमैन लैबोरेटरीज द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। हिलकॉल 2 खुराकों में दिया जाने वाला टीका है और यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि ओरल हैजा टीकों की वैश्विक मांग प्रतिवर्ष 100 मिलियन खुराकों से अधिक है। यह टीका वर्ष 2030 तक हैजा से संबंधित मौतों को 90% तक कम करने के GTFCC यानी कि ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कोलेरा कंट्रोल के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यूविकॉल एस टीका। 12 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के एक नए ओरल टीके को अपनी पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया। इस टीके का नाम है यूविकॉल एस। यह एक निष्क्रिय ओरल टीका यानी इनएक्टिवेटेड ओरल वैक्सीन है। इस टीके का विकास दक्षिण कोरिया स्थित यू बायोलॉजिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि WHO की पूर्व योग्यता सूची में इस कंपनी द्वारा विकसित यूविकॉल तथा यूविकॉल प्लस नामक ओरल हैजा टीका पहले से ही शामिल है। उल्लेखनीय है कि हैजा एक अत्यधिक गंभीर अतिसारीय संक्रमण यानी कि डायरियल इन्फेक्शन है। यह रोग वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन या जल का उपभोग करने से होता है। R21 या मैट्रिक्स M द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। 15 जुलाई 2024 को कोटे डी आइवर अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में R21 मैट्रिक्स M टीके को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ज्ञातव्य है कि 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु एक नए टीके के प्रयोग की सिफारिश की थी। इस नए टीके का नाम R21 मैट्रिक्स M है। यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश WHO द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2021 में WHO द्वारा RTS SAS01 व्यावसायिक नाम है इसका मॉक्स क्यूरिक्स नामक टीके के व्यापक प्रयोग की संस्तुति की गई थी। R21 मैट्रिक्स M टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही इस टीके के विकास में EDCTP यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप वेलकम ट्रस्ट और यूरोपियन निवेश बैंक इन्होंने भी सहयोग दिया है। इस टीका के विकास में अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स इंक की एडजुवेंट प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस टीके में नोवावैक्स का मैट्रिक्स M एडजुवेंट शामिल है। यह एक सैपोनिन आधारित एडजुवेंट है। वस्तुतः सैपोनिन आमतौर पर चिली में पाए जाने वाले क्विलाजा सैपोनेरिया या सोप बार्क पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक होते हैं जिनमें अद्वितीय औषधीय गुण होते हैं। उल्लेखनीय है कि एक एडजुवेंट किसी टीके का एक ऐसा घटक होता है जो उस टीके के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे वह टीका अधिक शक्तिशाली एवं टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल हो जाता है। WHO ने R21 मैट्रिक्स M टीके को पूर्व योग्यता टीकों प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स की सूची में शामिल किया है। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।